हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। इसरो एनआरएस का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन कर रहे हैं। अपने 3 वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। ये चौथा है। 61 से लेकर यानी कि 80 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। एंड कोई किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बताना जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में। एंड साथ में अगर कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल संबंधी हो तो भी आप बता सकते हो। एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। और चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन है तो शीघ्र तरीके से करने का प्रयास करेंगे अपने। लेड एसिड बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लेड एसिड बैटरीज? तो यहाँ पर जो हाइड्रोमीटर होता है ये अपने पास स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापता है। थर्मोमीटर टेम्परेचर को मापेगा। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापेगा। और यहाँ पर एमीटर धारा को मापेगा। यहाँ पर हाइड्रोमीटर के समान एक हाइग्रोमीटर होता है। नाम दोनों एक से ही। हाइग्रोमीटर तो ये मॉइस्चराइजेशन आर्द्रता को मापता है। ओके, वीडियो पॉज करके लिखना आप। जस्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। एक ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर की रोशनी को क्या कहते हैं? ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, तो इसे 1 लक्स कहेंगे। 1 लक्स जो होता है एक ल्यूमेंशन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। कैंडल ल्यूमेन इंटेंसिटी का रहता है। ज्योति फ्लक्स तीव्रता की इकाई रहती है कैंडला। यह कैंडला ना अगर क्वेश्चन में आए लिखा हुआ तो अपने लिख सकते हैं ल्यूमिनेशन पर स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जो यूनिट रहती है वो अपने पास सॉलिड एंगल की रहती है। मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है वेबर कहते हैं जिसको। फ्लक्स की इकाई रहती है वेबर। एंड वेबर यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई रहती है वेबर। क्वेश्चन नंबर इसके अंदर और देखो कि अपने पास एक कैंडल पूछे एंड एक ल्यूमेन पूछे तो किस किस पावर के इक्वल रहता है? तो ल्यूमेन होता है 0.0016 वाट के इक्वल। एंड एक कैंडल रहता है अपने पास 0.0201 के इक्वल। इसके अंदर वाटेशन होता रहती है 0.0201। तो इसको मल्टीप्लाई साथ में करते हैं 4 पाई से। एक सेकेंड थोड़ा सा और देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करके देखते हैं 4 पाई से इसको। 0.0016 मल्टीप्लाई 4 पाई। ओके, बिल्कुल सही है अपने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री क्या होती है? क्या लेमिनेटेड वुड रहता है? लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील रहता है? लेमिनेटेड कॉपर होता है या लेमिनेटेड एल्यूमिनियम रहता है? तो वुड तो अपने मैग्नेटिक मटेरियल होता नहीं है। ओके, कॉपर भी नहीं होता, एल्यूमिनियम भी नहीं होता। सिलिकॉन स्टील को यूज में लेते हैं। वुड तो वैसे भी कंडक्टिंग मटेरियल नहीं होता। साथ में अपने को कंडक्टिंग मटेरियल से मतलब नहीं होना चाहिए। जो कोर होती है अपने पास वो मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो करवाने के लिए उसके अंदर परमेंस की वैल्यू हाई रहनी चाहिए। यानी कि मेन बात यह है कि करंट का मान फ्लो ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है कोर के अंदर से, लेकिन फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम फ्लो कर सके, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू रह सके, ऐसी कोर होनी चाहिए। तो वुड के अंदर नहीं हो सकता। कॉपर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड अधिक स्थापित नहीं हो सकता। एल्यूमिनियम भी नहीं हो सकता। ये अपने पास जो मटेरियल है पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। कॉपर भी अपने पास चांदी बिस्मिथ जैसे, तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है। एंड बी नंबर जो अपने पास ऑप्शन है
ये अपने पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, लोहा रहता है नॉर्मली। ओके। और जो नरम लोहा रहता है, नरम लोहे के अंदर टू 1.5 से लेकर 5% तक इसके अंदर सिलिकॉन स्टील मिलाया जाता है। सिलिकॉन स्टील मिलाने से क्या होता है, जो उसके अंदर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को हर एक साइकिल में यानी कि पॉजिटिव साइकिल में जा रहा है एसी का, तो पॉजिटिव साइकिल के अंदर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म आएगा। नेगेटिव में जाएगा तो पहले वो जो पॉजिटिव साइकिल का दो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है, पहले वो न्यूट्रलाइज होगा, उसके बाद में नेगेटिव में वापस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म आएगा। ओके। तो इसी प्रकार जो प्रति साइकिल एनर्जी कंजप्शन होता है हिस्टैरिसीस लॉ से, वो कम होता है। उसके अंदर क्या होता है कि ये वर्जन मैग्नेटिक मटेरियल है, इसके ऊपर चुंबकीय शक्ति की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो एक पॉइंट आएगा जहां पर ये सैचुरेशन हो जाएगा। एंड उसके बाद में इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र शक्ति बढ़ाते जाएंगे अपने, फ्लक्स डेंसिटी की जो वैल्यू है वो नहीं बढ़ेगी, वो स्थिर हो जाती है अपने पास। फिर चुंबकीय शक्ति की जो मान है वो जीरो कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को शो करेगा। यह कितनी देर तक और कितनी मात्रा लगाई अपने, फिर ये नेगेटिव में जाएगा। एंड ये प्रति साइकिल में ऐसे कर्व बनता रहता है। ये कर्व अपने पास हिस्टैरिसीस लॉस को शो करता है। और हिस्टैरिसीस लॉस के लिए फॉर्मूला रहता है अपने पास स्टील में स्थिरांक, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की पावर 1.6, फ्रीक्वेंसी, पाटलन और वाट के अंदर अपने को आंसर मिलेगा। एंड एडी करंट लॉस रहता है। एडी करंट लॉस के लिए कोर को लिमिनेट करते हैं। लिमिनेट करने से क्या होता है, जब एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में फ्लक्स परिवर्तन के कारण जब ईएमएफ का मान प्रोड्यूस होता है, तो कुछ मात्रा में कोर में भी होता है, क्योंकि कोर जो होती है वो भी कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होती है। जिस प्रकार ना ये नरम लोहा रहता है, सिलिकॉन स्टील है, तो करंट तो फ्लो करेगा इसके अंदर, कंडक्टर मटेरियल है ये। तो इसके अंदर कुछ मात्रा में कोर में पौधा पैदा होगा। ये जो पटलन साफ्ट में शॉर्ट सर्किट रहने के कारण ऊर्जा जो है वो ऊष्मा के रूप में आती है सामने, जिसके कारण मशीन गर्म होती है और दक्षता में कमी आ जाती है। ओके। जिसके कारण मशीन की दक्षता में कमी आएगी। और ज्ञात करने के लिए मैक्सिमम फ्लक्स की स्क्वायर, फ्रिक्वेंसी स्क्वायर, पटलन स्क्वायर, वॉल्यूम और वाट के अंदर अपने को आंसर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64। एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में आदर्श प्रतिरोध कितना होता है। तो जो अपने पास ट्रांसफार्मर होता है, ये इलेक्ट्रिकली रूप से तो कनेक्टेड नहीं होता, एंड मैग्नेटिकली रूप से दोनों वाइंडिंग आपस में कनेक्टेड रहती है। एंड इलेक्ट्रिकली देखते हैं तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी हाई होता है, मेगा ओम के अंदर रहता है। एंड इस कंडीशन में आइडियल अपने को ट्रांसफार्मर कह दिया। एक ट्रांसफार्मर में आदर्श प्रतिरोध पूछ रहा है, आइडियली रेजिस्टेंस, तो ये इन्फिनिटी रहता है। सीधा डायरेक्ट पूछते तो अपने इन्फिनिटी नहीं करते, कुछ ना कुछ वैल्यू के अंदर अपने पास रेजिस्टेंस दर्शाता। क्वेश्चन नंबर 65। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है, तो जस्ट आपको अभी बताया कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। कहते हैं सिलिकॉन स्टील क्यों मिला है, तो वो अपने पास हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए। एडी करंट लॉस को फाकाल्ट करंट भी कहते हैं, एंड हिस्टैरिसीस हानि को मंदायन हानि भी कहते हैं। ये अलग अलग नाम है इनके, याद रखना, वैसे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। वो कौन सा पैरामीटर है जो ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में स्थिर रहता है। तो ट्रांसफार्मर जो अपने पास होता है ये स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है, एंड आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग की केवी रेटिंग इक्वल होती है। ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज बढ़ेगी तो केवी रेटिंग सेम होगी, उसके लिए करंट को कम होना होगा।
तो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ेगी तो धारा की वैल्यू कम होगी। स्टेप डाउन की बात करें, वोल्टेज कम होगा तो धारा की वैल्यू बढ़ेगी। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी साइड की वोल्टेज रेटिंग इक्वल होती है, करंट रेटिंग इक्वल रहती है। ये केवल लाइन को आइसोलेशन करने के लिए यूज में लिया जाता है। ओके, तो इसके अंदर वोल्टेज एंड करंट तो वेरिएबल होंगे अपने पास, ऑल पैरामीटर का ऑप्शन हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आवर्ती को परिवर्तन नहीं करता है ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 67, एक ट्रांसफार्मर को नो लोड टेस्ट क्या निर्धारित करता है? नो लोड टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज कैरिंग आउट टू डिटरमाइन। नो लोड टेस्ट नॉर्मली अपने पास लोड हानियां ज्ञात करने के लिए रहता है। वोल्टेज ड्रॉप, कॉपर लॉस अपने लोड टेस्टिंग करते हैं। और नो लोड लॉस के अंदर आपको बता देता हूं मैं, करते हैं उसको थोड़ा सोल्यूशन। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग करेंगे अपने। ये अपने पास क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर। ये एम्पियर मीटर लगाया और ये जिस ट्रांसफार्मर के चेक कर रहे हैं उसकी प्राइमरी वाइंडिंग, ये कोर, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग अपने पास रहेगी ओपन। ये यहाँ पर वोल्ट मीटर बनाया, ये ऊपर वाली कॉइल करंट कॉइल, नीचे वाली प्रेशर कॉइल है। यहाँ पर वोल्ट मीटर ऐड किया है और ये अपने ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा रेगुलेटेड वोल्टेज देंगे। और यहाँ पर इसका रेफर्ड, इसका आपने देखें सर्किट, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग का रेफर्ड रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। यहाँ पर ये करंट आर नोट, रेजिस्टेंस आर नोट, ये रिएक्टेंस एक्स नोट। आर नोट के अंदर जो करंट फ्लो करेगा आई डब्ल्यू होगा। ये वाइंडिंग में रेजिस्टेंस के कारण जो करंट फ्लो होता है नो लोड पर वो करंट होता है। एंड ये करंट रहेगा आई म्यू, ये कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए करंट रहता है। दोनों करंट मिलकर बनते हैं अपने पास आई नोट करंट, जो 2 से 5% रहता है। यहाँ पर जो करंट आएगा वो आई वन करंट होगा और यहाँ पर करंट आएगा वो आई वन इक्विवेलेंट होगा और इस करंट की वैल्यू रहेगी 0। ओके, और ये करंट जो है आई नोड के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर इसका वेक्टर और बना लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर ये टर्मिनल वोल्टेज अप्लाई वोल्टेज है अपने पास ट्रांसफार्मर के ऊपर। ये एक्स नोट है, रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस मान सकते हैं अपने। इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो आई नोट होगा, क्योंकि इंडक्टर के अंदर धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लेग करती है। ये अपने वेक्टर बना रहे हैं, ये अपने पास आइडियली कंडीशन का है ट्रांसफार्मर हो जो। ये करंट रहेगा आई डब्ल्यू, रेजिस्टेंस के कारण करंट इन फेज में रहेगा और दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो अपने यहाँ पर शो कर देते हैं इस प्रकार आई नोट। और ये एंगल रहता है अपने पास फाई, और यहाँ पर वोल्टेज होगी E2 वोल्टेज और यहाँ पर वोल्टेज E1 वोल्टेज। ओके, तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो IW करंट रहता है ये V1 के इन फेज में होगा। ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन काफी बार आते हैं ऐसे। एंड आई म्यू जो करंट रहता है ये V1 वोल्टेज से 90 डिग्री लेग करेंगे, या V1 वोल्टेज आई म्यू करंट से 90 डिग्री लीड करेगा, दोनों एक ही बात है। और साथ में आई नोड जो करंट है ये 0 से 90 डिग्री के बीच में यानी कि रहता है इसका एंगल। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है भी आई डब्ल्यू जो अपने पास आर जो नोड है इसको अगर 0 कर दें तो जो आई नोड करंट है ये करंट 90 डिग्री लेग करेगा उस कंडीशन में, क्योंकि जो आई डब्ल्यू करंट है वो तो 0 हो गया। तो ये जो एंगल है ये यहाँ पर बनेगा जस्ट, और 90 डिग्री का डिफरेंस पड़ेगा। E1 और V1
के मध्य एंगल 180 डिग्री का होगा। इन फेज में है लेकिन आउट ऑफ 180 डिग्री है। A2 और V1 के मध्य भी यही एंगल रहेगा इक्वल में 180 डिग्री का। इन फेज में तो यहाँ पे जस्ट अभी माइक चलते चलते बीच में बंद हो गया था। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 67 के अंदर आपको वहां तक बता दिया, उनके बीच में I1 जो IW करंट रहेगा, I नोट करंट होगा एंड I म्यू करंट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी और सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ और वोल्टेज के मध्य जो फेज एंगल थे वो आपको बता दिए जस्ट मैंने। अब यहाँ पर देखते हैं साइन फाई कॉस फाई हो ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं वहां से अपनी। और यहाँ पर आर नोट की जो अपने वैल्यू करते हैं ज्ञात, आर नोट ये ज्ञात करने के लिए वोल्टेज अपॉन में धारा रहती है, रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए वोल्टेज अपॉन में आई डब्ल्यू लगाएंगे तो आर नोट की वैल्यू आएगी। और एक्स नोट जो है वो अपने पास वोल्टेज अपॉन में आई म्यू के द्वारा ज्ञात कर पाएंगे। ओके, इतना ज्ञात करने के बाद में अब कई बार क्वेश्चन आता है कि जो ये नो लोड पर जो करंट लेता है सर्किट ट्रांसफार्मर के अंदर, नो लॉसेस कंपोनेंट जो रहते हैं, जो करंट अंदर ले रहा है नो लॉस करंट कंपोनेंट, तो उस जो रिएक्टेंस रहता है, रेजिस्टेंस होता है, रिएक्टेंस होता है, ये प्राइमरी रेजिस्टेंस रिएक्टेंस की तुलना में क्या रहता है, तो अपने डायरेक्टली रिएक्टेंस एक्स नोट का जो रिएक्टेंस होता है वो वेरी हाई रहता है प्राइमरी रिएक्टेंस की तुलना में। एंड ये जो नो लोड लॉस कंपोनेंट जो लगे रहते हैं ये लाइन के पैरेलल्स में लगे रहते हैं, इसीलिए सीरीज में होंगे तो लोड कनेक्ट नहीं होगा जब तक पावर नहीं ले पाएगा। ये हाई इम्पीडेंस के साथ पैरेलल्स में लगे होते हैं, इसी कारण कम करंट लेते हैं और साथ में लाइन का जो ट्रांसफार्मर का लॉस होता है यही माना जाता है, तो उससे 5% होता है नॉर्मली। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपने 68 नंबर क्वेश्चन। एक इंडक्टर वोल्टेज और प्रवाह के बीच फेज अंतर क्या होता है, तो रेजिस्टेंस के लिए एक सेकंड में देख लेता हूं, इसके ऊपर लिख रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है, धारा जो है अपने वोल्टेज की इन फेज में रहती है। ओके, एंड पावर फैक्टर इकाई रहेगा, यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा अपने पास। एंड इंडक्टर की बात करें हैं करते हैं तो धारा जो है वोल्टेज से 90 डिग्री लेग करेगा और लैगिंग पावर फैक्टर होगा। इसको इस प्रकार भी देख सकते हैं, वोल्टेज जो है धारा से 90 डिग्री लीड कर रहा है, किसी भी प्रकार लिखा आ सकता है परीक्षा के अंदर, और पावर फैक्टर तो लैगिंग रहेगा। कैपेसिटर के अंदर देखें तो धारा जो है वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है एंड पावर फैक्टर लीडिंग रहेगा। यह इस प्रकार लिखे, वोल्टेज जो है धारा से 90 डिग्री लेग करेगी, पावर फैक्टर लीडिंग ही हो। और अब यहाँ पर अपने को प्योर या आदर्श कंडीशन किसी नहीं बताया तो डायरेक्टली अपने ऑप्शन नंबर ए कर देंगे। अगर ये कहता प्रैक्टिकल तो अपने पूरा 90 नहीं करते, प्रैक्टिकल है तो उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इस प्रकार उसका यानी कि जो फेज एंगल है वो 90 डिग्री नहीं रह सकता, उससे कम ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर अपने देखते हैं इसके अंदर 69 नंबर। अगर किसी साइन लहर का, लहर मतलब तरंग का पीक टू पीक वोल्टेज, एक सेकेंड आपको जस्ट बताता हूं मैं, ये वेवफॉर्म ड्रॉ कर दी साइन वेव मैंने। ये जो बीच की लाइन है यहां से लेकर यहां तक पीक वोल्टेज है, पॉजिटिव साइकिल आ गया, यहां से लेकर यहां तक जो है नेगेटिव पीक साइकिल आ गया। ओके, वेवफॉर्म के पीक वैल्यू, और जो यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के मध्य जो ये बनेगा ये पीक टू पीक रहता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को पीक सिरे लेते हैं, दोनों पीक टू पीक ले रहे हैं।
तो इसके अंदर जिस प्रकार अपने को पीक वोल्टेज ज्ञात कर, अपने को यहाँ पर क्या पूछा है, आरएमएस वोल्टेज पूछा है। तो वी आरएमएस वोल्टेज ज्ञात करनी है, तो जो अपने पास वी पीक वोल्टेज रहती है उसके अंदर 1.414 से या तो डिवाइड करो, 1.414 अंडर रूट 2 की वैल्यू है, आप अंडर रूट 2 लिखो या 1.414 लिखो, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, इक्वली होता है। ओके, या फिर वी पीक जो रहता है इसके अंदर मल्टीप्लाई करो 0.707 से। ओके, दोनों कंडीशन में वी आरएमएस वोल्टेज मिल जाएगी अपने को। अब ये तो डायरेक्टली पीक है, यानी कि इस साइकिल से लेकर यहां तक मानो पॉजिटिव है तो ये मान लेंगे, अगर नेगेटिव में लिखा होता तो यहां से यहां तक है। अब ये पीक टू पीक दिया हुआ है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के मध्य, तो यहां पर पीक टू पीक है, पीक टू पीक, तो ये हो जाएगा वी पीक मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ओके, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वी पीक इज इक्वल टू वी पीक टू पीक अपॉन में 2, तो दोनों सेम कंडीशन ही है, किसी प्रकार लिखा आ सकता है। अब इसका देखते हैं सॉल्यूशन अपने। ओके, तो यहां पर अपने पीक टू पीक दिया है, तो पीक टू पीक के अंदर पीक ज्ञात करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 अपने पास, और 5 के अंदर या तो 1.414 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो। अब क्वेश्चन में डिवाइड मल्टीप्लाई करके रिजल्ट नहीं दिया अपने को, लिखा हुआ है इसके अंदर, तो अपने 5 के अंदर अंडर रूट 2 से डिवाइड कर देंगे, अपने को आंसर मिलेगा। इतना कोई डिफिकल्ट सवाल है नहीं, बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना। अगर एक ट्रांजिस्टर का एच कैपिटल में एफ ई 100 है, कैपिटल एफ ई का मतलब है कि ये जो गेन है ये बीटा की है, अगर स्मॉल में लिखा होता तो अपने समझते भी अल्फा की वैल्यू है, और आधार धारा अपने पास 1 मिली एम्पियर है, तो संग्राहक धारा कलेक्टर करंट ज्ञात करना है अपने को। सबसे पहले आप ये वैल्यू लिखो, अल्फा आएगा तो आप समझना कि ये कॉमन बेस एम्पलीफिकेशन है। ओके, इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन में इनपुट लिख सकते हैं अपने। ओके, तो यहाँ पर आउटपुट आई सी रहेगा एंड इनपुट आई ई रहेगा, इसे अपने बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ये सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बीटा आएगा तो नॉर्मली समझना है कि कॉमन अमीटर एम्पलीफिकेशन है, और यहाँ पर आउटपुट आई सी रहेगा लेकिन इनपुट आई बी रहेगा, और इसे अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। गामा लिखी गई तो एम्पलीफिकेशन समझना भी कॉमन कलेक्टर है, यहाँ पर आई ई अपॉन में आउटपुट होगा और इनपुट में रहेगा आई बी, ये एम्पलीफिकेशन होगा 1 प्लस बीटा करें या अल्फा प्लस बीटा करें, दोनों एक ही कंडीशन है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जो अपने पास अल्फा होता है अप्रोक्सीमेटली यूनिटी के आसपास होता है, इकाई रहता है अप्रोक्सीमेट, इसीलिए इकाई लिख दिया, या फिर अल्फा प्लस बीटा कीजिए। अब यहाँ पर अपने पास क्या है, एक तो बीटा दे रखा है 100, और एक अपने पास ये फॉर्मूला यूज करना है, कलेक्टर करंट अपने को ज्ञात करना है, बेस करंट दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट करेंगे, बीटा 100 इज इक्वल्स टू कलेक्टर करंट फाइंड आउट करना है, बेस करंट 1 मिली एम्पियर है, कलेक्टर करंट ज्ञात करेंगे तो आई सी इज इक्वल्स टू लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 1 मिली एम्पियर, तो यहाँ पर मिलेगा अपने को 100 यहाँ पर जो अपने को वैल्यू दे रखी है ये सारी एम्पियर के अंदर है, तो मिली की वैल्यू होती है 10 की पावर -3, इसे नीचे लेके जाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिवाइड करने पर 2 जीरो से 2 जीरो, और पॉइंट के एक जीरो है तो पॉइंट के बाद एक संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे, तो 0.1 एम्पियर अपने पास आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। किसी प्रकार से डाउट नहीं होगा आपको शायद, वीडियो पॉज करके लिख लेना आप। ओके, विद्युत परिपथ में जंक्शन पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो वो 0 होता है। जिस प्रकार ये अपने जंक्शन मान लिया, यहां से ये करंट आ रहा है 5 एम्पियर, यहाँ करंट जा रहा है, यहाँ करंट वापस आ रहा है, और यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, आने वाले करंट अपने यहाँ पर 10 एम्पियर मान लिया। ओके, ये जाने वाला जो करंट है इसको 2 एम्पियर मान लिया, इसको 4 एम्पियर मान लिया,
तो ये करंट कितना होगा? तो इसके अंदर क्या जंक्शन क्या कोई एनर्जी को कोई चार्ज को स्टोर कर रहा है, धारा को स्टोर कर रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो एक जंक्शन है जो 3 या 3 से अधिक जो वायर्स है उनका एक कनेक्शन है, वहां पे सभी एक साथ ज्वाइंट कंडीशन में है, तो वहां पर करंट रुकेगा थोड़ी। जितना करंट आ रहा है और वहीं से उतना ही करंट जा रहा है, चाहे वो 2 ब्रांच से आके 20 ब्रांच में डिवाइड क्यों ना हो जाए। ओके, इसी प्रकार लिखते हैं कि 5 और 10 अपने पास 15 हो गया। आने वाला करंट 15 है, जाने वाला 15 से 2 गए 13, 13 से 4 गया 9, तो यहाँ पर 9 एम्पियर करंट जाएगा। इसी प्रकार ये क्वेश्चन रहता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के सिद्धांत पर वर्क करता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के सिद्धांत पर ये वर्क करता है, याद रखना, ये भी आ जाता है। और ये किरचॉफ का पहला नियम है। कई बार ऐसा आ जाता है कि ये किरचॉफ का कौन सा नियम है, पहला है या दूसरा है। वैसे नहीं भी केवीएल को पहले रख दिया और केसीएल 2 नंबर, नहीं। जो पहला नियम है वो करंट नियम है, बिंदु नियम भी कहते हैं जिसको। जो सेकंड नियम है उसे वोल्टेज लो या वोल्टेज लो नियम कहते हैं। ओके, केवीएल। और जो केवीएल होता है अपने पास, उसके अंदर जो अप्लाइड वोल्टेज रहती है और कंपोनेंट्स के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप तो रहता है वो इक्वल होता है। ओके, एंड साथ में वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर वर्क करता है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी अपने पास। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72। शंट वाउंड मोटर में मोटर की गति घट जाती है जब, इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूं पहले। ये टॉर्क और आर्मेचर धारा के मध्य है, लिनियर रहेगा, क्योंकि जो फील्ड करंट होता है उसको अप्लाई वोल्टेज के इक्वल मिलता है, तो फ्लक्स का मान वेरी नहीं करता। स्थिर फ्लक्स मोटर भी कहते हैं डीसी शंट मोटर को। स्थिर फ्लक्स, स्थिर फ्लक्स क्यों? क्योंकि जो शंट मोटर है उसको डायरेक्टली जो टर्मिनल वोल्टेज पर वोल्टेज अप्लाई की है वो सेम वोल्टेज ही उसकी फील्ड वाइंडिंग पर जाएगा, तो फ्लक्स तो कांस्टेंट हो गया, तो इसीलिए स्थिर फ्लक्स मोटर भी कहते हैं, ये भी याद रखना। यहाँ पर टॉर्क समानुपाती आर्मेचर धारा हो जाएगा। और डीसी सीरीज मोटर के अंदर स्टार्टिंग कंडीशन में जो कर्व स्लोप के साथ लगता है उसमें टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती, फील्ड सैचुरेशन या लोड कंडीशन में आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। और यहां पर देखें तो गति और आर्मेचर धारा, तो ये एक लीनियर कंडीशन है, कांस्टेंट फ्लक्स है मोटर माने। तो यहाँ पर लोड बढ़ने के साथ गति में गिरावट जो होती है वो काफी कम होती है। इसके लिए 2 से 3% मान 1% के आसपास मानते हैं वैसे, और इस वैल्यू को नगण्य मानते हैं, यानी कि स्थिर लोड के अंतर्गत स्थिर सप्लाई देता है। और यहाँ पर टॉर्क और स्पीड की बात करें तो गति बढ़ने के साथ भी टॉर्क में काफी कम परिवर्तन होता है, देखने को मिलता है। और एक चीज याद रखना, फील्ड कंट्रोल कर रही है तो स्थिर शक्ति पर चल, स्थिर टॉर्क को आर्मेचर कंट्रोल कर रहे हैं तो स्थिर टॉर्क ऑपरेशन रहता है। ये भी क्वेश्चन काफी बार आता है। तो यहाँ पर गति घटेगी तो भार में वृद्धि के साथ कितनी कम होगी? थोड़ी कम होगी, थोड़ी कमी आएगी। रसोई के उपकरण में इस्तेमाल मोटर किस प्रकार का है? तो रसोई के अंदर डीसी जनरेटर नहीं लेते, डीसी मोटर नहीं होता, एसी जनरेटर नहीं होता, यूनिवर्सल मोटर होती है जो खाद्य मिक्सर वगैरह मिक्सरी ज्यादातर मैक्सिमम रसोई के अंदर यूज में लेते हैं। तो रसोई की हम बात करें तो उसके अंदर यूनिवर्सल मोटर रहती है अपने पास, द्वारणिक वगैरह जो रहता है उसके अंदर। बीईई की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज बीईई? तो इसका मतलब है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 75। स्टार डेल्टा स्टार्टर में शुरुआती धारा का क्या होता है?
तो शुरुआती धारा के अंदर इसके अंदर बात करें तो अंडर रूट 3 गुणा कम हो जाती है, 3 गुणा बढ़ जाती है, 3 गुणा कम हो जाता है, अंडर रूट 3 गुणा बढ़ जाएगी। तो क्या होगा स्टार डेल्टा स्टार से? ड्यूल डायरेक्टली बोल रहा हूं मैं, तो उसके हिसाब से आप लिखना। ड्यूल जो स्टार्टर होता है वो 3 एचपी तक मोटर, ड्यूल स्टार्टर 5 एचपी तक मोटर को स्टार्ट करता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर 3 से 15 एचपी तक मोटर 15 से 20 एचपी तक स्टार्ट करता है। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर 20 एचपी तक स्टार्ट करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर 10 से 120 एचपी तक मोटर स्टार्ट करता है। ऑटोमेटिक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर 20 से 120 से लेकर 425 एचपी तक मोटर स्टार्ट करता है। अब बात करते हैं इनकी। ड्यूल स्टार्टर के अंदर क्या होता है कि शुरुआती कंडीशन में अप्लाइड वोल्टेज की जो अप्लाइड वैल्यू रहती है उसके ऊपर पूर्ण परिवर्तन वोल्टेज अप्लाई कर देता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क जितना होता है मोटर उतना आउटपुट देती है अपने को। लोड करंट में भी कोई कमी नहीं करता, जितना करंट लेगी मोटर उतना ले लेती है। स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर क्या होता है, वो डेल्टा की तुलना में इसमें जो वोल्टेज मिलती है स्टार्टिंग कंडीशन में वो 57.7% मिलती है, यानी कि 1/√3। तो यहां पर √3 गुना वोल्टेज मिली है, तो धारा कितनी हो जाएगी? √3 गुना कम हो जाएगी। टॉर्क जो रहता है वो टॉर्क वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यहां पर देखें तो 1/√3, अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं तो ये अपने पास वोल्टेज है, 1 से मल्टीप्लाई 1 होगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 है। तो जो अपने पास स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो 3 गुना अपने पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके। और इस स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर एक चीज आपको और बता देता हूँ, कई बार क्वेश्चन आ गए, इसे देखे हैं मैंने। जो अपने पास स्टार रहता है ये स्टार्टिंग में मेंस कंडीशन में रहता है, उसके बाद में टाइमर लगा रहता है, टाइमर इसे डायरेक्टली डेल्टा में कन्वर्ट कर देता है। एक चीज देखना, दो स्टार कनेक्टेड मोटरों को हाफ या आधे लोड से कम लोड पर चलाने से उत्तम पावर फैक्टर मिलता है एंड मोटर की बेस्ट परफॉर्मेंस रहती है। फुल लोड के ऊपर मोटर चलाना चाह रहे हैं तो वो डेल्टा कनेक्टेड मोटर होने पर मोटर का उत्तम पावर फैक्टर होगा एंड बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी। अगर स्टार में फुल लोड बड़े एचपी की मोटर चलाएंगे तो मोटर गर्म होगी और मोटर जल भी सकती है। हाफ या हाफ लोड से कम लोड पर स्टार को प्रेफरेंस देते हैं अपने। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? ट्रांसफार्मर वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पर वर्क करता है? तो ट्रांसफार्मर अपना म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर वर्क करता है। म्यूचुअल रेजिस्टेंस नाम कुछ होता नहीं है। म्यूचुअल कैपेसिटेंस की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइनों में जो स्ट्रिंग होती है उनके मध्य जो रहता है कैपेसिटेंस, वो म्यूचुअल कैपेसिटेंस के अंदर कैलकुलेट करते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 77, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज, विद्युत धारा और घुमाव की संख्याओं के बीच में संबंध क्या है? तो ट्रांसफार्मर के अंदर टोटल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखते हैं तो यहां पर V2 अपॉन में V1 रहेगा या N2 अपॉन में N1 रहेगा या E2 अपॉन में E1 रहेगा या I1 अपॉन में I2 रहेगा। आप देखो इसके अंदर सब V2 अपॉन में V1, N2 अपॉन में N1, E2 अपॉन में E1, लेकिन धारा I1 अपॉन में I2। ऐसा क्यों है? क्योंकि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग की केवी रेटिंग इक्वल होती है। वोल्टेज बढ़ेगी तो धारा कम होगी, इसीलिए अपोजिट लिखा है इस संख्या को। ओके। और जो इम्पीडेंस रहता है अंडर रूट Z2 अपॉन में Z1 रहता है। अब यहाँ पर डायरेक्टली K इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आजकल आता है, तो K इज इक्वल टू अंडर रूट Z2 अपॉन में Z1 रहेगा। Z स्क्वायर नहीं है, Z2 यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस लिखा है मैंने।
तो यहाँ पर इसका अंडर रूट हटाएंगे तो के ऊपर स्क्वायर लगा दें, इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 अपन में Z2 हो गया। ओके, रेजिस्टेंस हो तो भी इस प्रकार लिखेंगे अपने, अगर रिएक्टेंस लिख रहे हैं तो भी इसी प्रकार, मैं डायरेक्टली इंपीडेंस लिख के बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर के स्क्वायर लगा। अब अपने को Z1 ज्ञात करना है, तो Z1 ज्ञात करने के लिए पूरा ही हटा देता हूँ मैं इसको, पूरा नहीं थोड़ा हटा के, इतना सहायता का आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब लिखो। तो यहां पर Z1 ज्ञात करने के लिए Z1 इज इक्वल्स टू, Z1 यहां पर आएगा तो के स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और Z1 ज्ञात करेंगे तो Z1 के स्क्वायर के स्थान पर आएगा, के स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और Z2, एक मिनट लिखी गलत दिया, Z2 अपन में Z1 है, अभी ट्रांसफॉर्मेशन लिखा, रेशियो लिखा था उसी टाइम लिखा था। Z2 ज्ञात करेंगे तो के स्क्वायर के स्थान पर आएगा, के स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और Z1 भी ऊपर चला जाएगा। तो Z1, वन सेकेंड, इसको एक वाइंडिंग से प्राइमरी साइड का जो अपने पास रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपेडेंस है उसको रेफर करते हैं सेकेंडरी साइड में, सेकेंडरी को प्राइमरी साइड में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखते हैं, उस कंडीशन में लिखते हैं। तो यहां पर Z2 ओपन में Z1, तो यहां पर Z2 इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो उस कंडीशन में प्राइमरी साइड का लिखते हैं, चलो प्राइमरी साइड का इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा, रेफर करने पर इसको मिलेगा ये अपने को, सेकेंडरी प्राइमरी को सेकेंडरी साइड लेके जाएंगे तो Z1 के स्क्वायर, Z2 इक्विवेलेंट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा Z2 अपॉन में के स्क्वायर, R1 इक्विवेलेंट लिखेंगे तो ये हो जाएगा R1 गुणा के स्क्वायर, R2 इक्विवेलेंट लिखेंगे तो ये हो जाएगा R2 अपॉन में के स्क्वायर। सारी वैल्यू लिख देता हूँ, रिएक्टेंस प्राइमरी रिएक्टेंस को रेफर्स कर रहे हैं इक्विवेलेंट में, तो ये लिखेंगे अपने X1 के स्क्वायर और X2 रिएक्टेंस इक्विवेलेंट में, तो इसको लिखेंगे X2 अपॉन में के स्क्वायर। ओके, यहां तक कोई प्रकार का डाउट नहीं होगा आपको। अब प्राइमरी साइड से टोटल रिएक्टेंस देख रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग का, प्राइमरी साइड से टोटल रिएक्टेंस के बारे में लिखूंगा, बाकी इंपीडेंस रेजिस्टेंस खुद से ट्राई करना, ना आए तो फिर कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को। तो प्राइमरी साइड का रिएक्टेंस देख रहे हैं टोटल रिएक्टेंस, तो यहाँ पर X1 ये तो प्राइमरी का आ गया, सेकेंडरी के लिए X2 अपॉन में के स्क्वायर लिखेंगे। ओके, इसी प्रकार सेकेंडरी साइड से बात करें रिएक्टेंस टोटल, तो ये लिखेंगे X1 के स्क्वायर प्लस X2 हो जाएगा। किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं होगा। साथ में वो नो लोड वाला तो आपको बता ही दिया ट्रांसफार्मर वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अपने इसके अंदर आंसर क्या रहेगा, V1 अपॉन में V2, N2 अपॉन में, गलत हो गया, V2 अपॉन में V1, N2 अपॉन में N1, I2 अपॉन, ये भी गलत हो गया, I1 अपॉन में I2 रहेगा, V2 अपॉन में V1, I1, ये भी गलत हो गया, V2 अपॉन में V1, N2 अपॉन में N1, I1 अपॉन में I2, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। पूरी चार्ज की अवस्था में लेड एसिड बैटरी के सकारात्मक नकारात्मक प्लेटें क्या होते हैं। तो चार्जिंग इस बैटरी का पूरा लिखते हैं डाटा, वोल्टेज 2.1 वोल्टेज रहता है चार्जिंग कंडीशन में, इसकी वोल्टेज 1.8 वोल्टेज से कम नहीं होनी चाहिए, एंड जो एसिड रहेगा वो रहता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगर एसिड अपने पास एक है अनुपात में, तो पानी 3 होना चाहिए, जिसके कारण इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया जो होती है इसको थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए पानी की मात्रा को मिलाया जाता है, डिस्टिल्ड वाटर जो मिलाते हैं अपने इसके अंदर, वो अगर
एसिड इतना है अनुपात, और यहाँ पर वाटर लिखें डिस्टल्ड, तो एसिड 1 तो ये रहेगा 3 अनुपात में। अगर पानी 3 तो एसिड 1। ओके, अब इसके अंदर चार्जिंग पॉजिटिव प्लेट होगी अपने पास PbO2 की। ओके, और इसका कलर रहेगा डार्क चॉकलेट। नेगेटिव चार्जिंग के अंदर कंडीशन में बात करें तो ये रहेगा Pb का स्पॉन्जी लेड होता है, इसका ग्रे कलर रहेगा, स्लेटी कलर। डिस्चार्ज कंडीशन में होगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिस्चार्ज कंडीशन में, तो इसके अंदर लिखेंगे PbSO4 के अंदर एम्पियर हावर एफिशिएंसी रहती है 90 से लेकर 95% के मध्य। वाट घंटा दक्षता होती है 72 से लेकर 80% तक। 1250 बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग की क्रिया कर सकते हैं, और एज की बात करें तो 2 से 5 ईयर्स की एज रहती है इसके अंदर। तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा शायद, या नहीं मिला? मिल गया, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट PbO2 की, नेगेटिव Pb की रहेगी चार्जिंग कंडीशन में, एंड डिस्चार्जिंग होता तो दोनों PbSO4 की रहती। ओके, ट्रांसफार्मर के केवीए क्षमता का सूत्र क्या है? व्हाट इज द इक्वेशंस फॉर केवीए कैपेसिटी ऑफ ए 3 फेज ट्रांसफार्मर? तो सिंगल फेज के लिए वोल्ट एम्पियर रहता, 2 फेज के लिए √2 वोल्ट एम्पियर रहता, 3 फेज के लिए √3 वोल्ट एम्पियर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी कर देंगे, 3 फेज का ही बताया मैंने। तो क्वेश्चन नंबर है अपने पास 80 नंबर, आज के इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन। एकल चरण मोटरों में फेज विभाजन को प्राप्त करने के लिए संधारित्र को कैसे लगाया जाता है? इन सिंगल फेज मोटर्स स्टेपलर्स फेज ऑफ अचीवर्स बाय कनेक्शन ए कैपेसिटर। तो जो अपने पास दो चीज याद रखना आप, कैपेसिटर को या तो सीरीज में लगा सकते हैं किसी के, या पैरेलल में लगाएंगे। अगर सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो फेज सिपरेशन का वर्क करेगा, एंड पैरेलल में लगा रहे हैं तो वो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट या करेक्शन का वर्क करेगा। ओके, तो सीरीज में लगा रहे हैं तो वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगेगा और वो फेज सिपरेशन का वर्क करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टार्ट शुरुआती घुमावों के श्रृंखला में लगेगा। कौन सी मोटर बना के दिखाऊं आपको कनेक्शन के आधार पर? चलो देखते हैं। हार्ड जो कनेक्शन होते हैं वो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर का रहता है। तो इसके कनेक्शन बनते हैं अपने यहाँ पर फोटो आ रही होगी, ये अपने पास U1 U2 मुख्य वाइंडिंग है। ओके, ये वाइंडिंग कनेक्ट की अपने एक्सिलरी वाइंडिंग या सहायक वाइंडिंग। ये सेंट्रीफ्यूगल, वन सेकंड, ये आपने लगाया यहाँ पर एक कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को नाम देंगे C2 का, और यहां से ये डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है। फोटो में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने डायरेक्ट जोड़ा है इसके नीचे, सॉरी। और यहां पर अपने पास एक कैपेसिटर लगा, इसको नाम देंगे C1 का, और यहां पर लगाएंगे सेंट्रीफ्यूगल स्विच और डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे यहां पर, और यहां पर अपना डायरेक्टली रहेगा स्क्विरल केज रोटर। ओके, अब आपको दिख रहा होगा बढ़िया से। ओके, तो यहां पर जो C1 ये कैपेसिटर है, C1 ये इलेक्ट्रोलाइट्स कैपेसिटर है, जिसके अंदर प्लेटें एल्यूमिनियम या टेंटालम की होती है, और दो
पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड के मध्य डाई इलेक्ट्रिक की एक लेयर तैयार की जाती है। पोलराइज्ड कैपेसिटर रहता है, डीसी पर वर्क कर सकता है ये। C2 जो कैपेसिटर रहेगा ये रनिंग कंडीशन में परमानेंटली नहीं चलेगा, चलेगा तो खराब हो जाएगा शीघ्र ही। C2 की बात करें तो ये अपने पास ऑयल फिल्ड पेपर कैपेसिटर होगा, ऑयल फिल्ड पेपर कैपेसिटर होगा। ओके, तो ये अपने पास कंटिन्यूसली वर्क करेगा। ये स्विच ओपन होगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये स्विच, तो ये कैपेसिटर तो अलग हो जाएगा, लेकिन ये कैपेसिटर जो है कंटिन्यूसली कनेक्ट रहेगा। एंड प्राइमरी यानी प्राइमरी कहें या एक्सिलरी वाइंडिंग और सहायक वाइंडिंग जो है, दोनों परमानेंटली जब तक मोटर वर्क करेगी तब तक ये कनेक्टेड रहते हैं। अब कंप्लीट इसको हटा रहा हूं मैं। इस मोटर में क्या होता है कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। इस मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क होगा, स्टार्टिंग टॉर्क हाई होगा, लेकिन कितना हाई होगा? रनिंग का 350% टॉर्क होगा। इसके अंदर लो स्टार्टिंग करंट होगा, कितना होता है? बाकी जो मोटरें होती है उनमें होता है 5 से 7 गुना, इसमें रहेगा कम होता है, यानी कि 2 से 3 गुना रहेगा रनिंग कंडीशन का। लो नॉइज होती है इसकी, और हाई आवर लोड कैपेसिटी रहती है। हाई ओवरलोड कैपेसिटी कितनी? वो भी 125%। इतना डाटा याद रखना। ये कंप्रोज जो यूज किए जाते हैं कंप्रेसर सिस्टम, मान लिया आपने, एयर कंडीशनर के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, उनके अंदर इस मोटर को यूज में लेते हैं। तो क्वेश्चन आपने कर लिया है सॉल्यूशन, तो इसका क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। जो कैपेसिटर रहता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में लगा रहता है। ओके, तो इस मोटर जो आपको बताई इसके अंदर 2 कैपेसिटर थे, लेकिन जो अदर मोटर रहती है उनकी स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर होता है, और उस कैपेसिटर को अपने स्टार्टिंग वाइंडिंग के या सहायक वाइंडिंग के या एक्सिलरी वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाते हैं, जिसके कारण फेज शिफ्ट रोटेशन का वर्क करता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी श्रेणी में होता है। जैसे ही 70 से 80% गति मोटर अपनी फुल गति का निर्धारण कर लेती है, 70 से 80%, 75 से 80, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच खुलेगा और प्राइमरी वाइंडिंग को, एक्सिलरी वाइंडिंग को अलग कर देता है, और मेन वाइंडिंग के ऊपर U1 U2 के द्वारा जो शो की थी उसके ऊपर वर्क करता रहता है। एंड ओके दोस्तों, आज तक के लिए आज आपने किए हैं वो 80 क्वेश्चन सोल्यूशन कर दिए पूरे कंप्लीट। टोटल आज के दिन में 20 क्वेश्चन किए। डाउट लगे आप जरूर बताना, बाकी डाउट वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, मैंने बढ़िया से कराए हैं। उसके बावजूद भी हो तो आप जरूर बताना, उसमें कोई संकोच वाली बात नहीं। एंड वीडियोज को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए जो भी बढ़िया तरह से तैयारी करना चाहते हैं, और जुड़िए हमारे साथ। साथ में 1000 क्वेश्चन की सीरीज अपने लागू कर रखी है, फ्री में आनंद उठाओ। बढ़िया उसके आगे न्यूमेरिकल मिलेंगे, सर्किट एनालिसिस करेंगे पूरे, काफ़ी ज़्यादा थ्योरम्स भी करेंगे। पहले ये क्वेश्चन नहीं आते थे, केवीएल केसीएल का जो होते थे आते थे, लेकिन नॉर्मली ये पूछ लिया नोड धारा जंक्शन पर आ रही है, धाराओं का बीजगणित योग क्या होगा। लेकिन आज के टाइम में सर्किट आ रहे हैं तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मर थ्योरम सब करेंगे अपने, नॉर्टन, थेवेनिन, कंपनसेशन थ्योरम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय दोस्तों।